हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट मार्च 2023 एग्जामिनेशन में ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से जुड़े हुए जो सवाल पूछे गए थे हमारे मैनेजमेंट के पेपर में, उनको आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए फटाफट से अपने इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप यूजीसी नेट मैनेजमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए एवर स्टडी क्लासेस के पास आपके लिए डिफरेंट कोर्सेज हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर का कोर्स, टेस्ट सीरीज और कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है, जिनको आप चेकआउट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट या फिर ऐप पे। कोई क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप या कॉल भी कर सकते हैं, नंबर आपको नीचे दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज टू कंडक्ट द बिजनेस इन अकॉर्डेंस विद द ओनर्स शेयर होल्डर्स डिजायर्स इज कंसेप्चुअलाइज्ड बाय। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब है कि आप अपने शेयर होल्डर्स, ओनर्स के तरीके से आप अपने बिजनेस को कंडक्ट करें। ऐसा किसने डिफाइन किया? हेनरी फ्योल, मिल्टन फ्रीडमैन, पीटर ड्रकर या फिर लॉर्ड कैडबरी। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर चूज करना है, और आई थिंक फ्योल, ड्रकर नहीं है, ये तो आपको पता लग ही चुका होगा। और ये जो डेफिनेशन कॉर्पोरेट गवर्नेंस की दे रखी है, एक नैरो डेफिनेशन दे रखी है, ये कोई वाइड डेफिनेशन यहाँ पे नहीं दे रखी है। इसमें केवल शेयर होल्डर्स की बात की गई है, बट आप सभी जानते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं तो अगर आपको एक कंपनी को बेहतर तरीके से चलाना है तो आपको सबके इंटरेस्ट यहाँ पे ध्यान में रखने चाहिए, ना कि केवल शेयर होल्डर के। ऐसी नैरो डेफिनेशन जो हमें दी थी वो यहाँ पे दी थी मिल्टन फ्रीडमैन ने। कैडबरी का भी अगर आप लिंक करना चाहें तो आप कैडबरी कमेटी से लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप एलिमिनेशन से मिल्टन फ्रीडमैन को यहाँ पे टिक कर सकते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 का बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, अकॉर्डिंग टू मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, which one of the following organizational aspects will not be included in the self actualization needs? तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स के बारे में आप जानते हैं, इसका मतलब है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप परफेक्शन का लेवल है वो अटेन करना चाहते हैं। तो एडवांसमेंट, जॉब चैलेंज, स्टेटस, सेल्फ इमेज, ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे दे रखे हैं। तो आई थिंक क्लियरली आप ऑप्शन नंबर 3 को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि जो आपके स्टेटस से जुड़ी हुई बातें होती है वो हम आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपका जो स्टेटस है वो आप अपनी एस्टीम नीड से जोड़ सकते हैं। आपका स्टेटस आपकी एस्टीम नीड से जुड़ा होगा, और आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से आप एडवांसमेंट वगैरह को, आपकी सेल्फ इमेज को, चैलेंजिंग जॉब को, इन सब चीजों से जोड़ सकते हैं। ओके, तो इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 का यहाँ पे बनेगा, और मुझे लगता है आपने लॉजिकली सोचकर ये निकाल लिया होगा। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द कोपिंग मैकेनिज्म इफ द सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस टू चेंज इज द फियर ऑफ लॉस ऑफ पावर। तो देखो, हमारे पास जो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रेजिस्टेंस टू चेंज होते हैं, आपको उनको टेकल करना रहता है। ठीक है जी, और आपकी डिपेंडिंग ऑन कि किस वजह से रेजिस्टेंस हो रही है, आप अकॉर्डिंगली एक कोपिंग मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। तो अलग अलग सोर्सेज के लिए आपके पास अलग अलग कोपिंग मैकेनिज्म यहाँ पे रहते हैं। अगर आपका जो सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस है, इट इज द फियर ऑफ लॉस ऑफ पावर, आपके जो एम्प्लॉइज है वो चेंज को इसलिए रेजिस्ट कर रहे हैं कि उनको लग रहा है उनकी पावर चली जाएगी, तो आपको इनमें से क्या करना चाहिए? एक्टिव सपोर्ट फ्रॉम द टॉप, पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट, रोल क्लैरिटी एंड डेफिनेशन, रोल रीडेफिनेशन एंड रीओरिएंटेशन। देखो, आपको इनमें से रोल रीडेफिनेशन एंड रीओरिएंटेशन करना चाहिए। उनका जो रोल है इस तरीके से रीडिफाइन कीजिए ताकि उनकी जो पावर है वो उनके साथ रहे, उनकी पावर, इट शुड स्टे विद देम, उनकी पावर उनसे चली ना जाए, तभी दे वुड coordinate, तभी they would give their entire cooperation in this introduction of the new change in the organization, तभी आप रेजिस्टेंस को खत्म कर पाएंगे। ओके, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 का बन जाएगा। चलिए, तो सवाल है यहाँ पर, अ टेनिस प्लेयर slams his tennis racket to the ground when disappointed with his or game. In the above example, tennis player exhibits which of the following defense mechanism to handle frustration? अग्रेशन, रिग्रेशन, प्रोजेक्शन और रैशनलाइजेशन। क्लियरली आपका जो टेनिस प्लेयर है वो यहाँ पे अग्रेशन शो कर रहा है, तो आपका जो आंसर है सीधा सीधा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पे बन जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, इन एन आइडियल ब्यूरोक्रेसी। तो यहाँ पे आपको ब्यूरोक्रेसी के ऊपर सवाल पूछा जा रहा है। तो ब्यूरोक्रेसी आपकी गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल जिसे बोला जाता है। तो ब्यूरोक्रेसी के अंदर मेन चीज होती है कि प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस हर चीज के यहाँ पे बनाए जाते हैं। तो आपका ए वाला दिया, जॉब्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल, रूटीन एंड वेल डिफाइंड टास्क, तो हर चीज को पहले से क्लियरली डिफाइन कर लिया जाता है। ऑफिसेस पोजीशंस आर ऑर्गेनाइज्ड इन एन हायरार्की, तो प्रॉपर हायरार्की होती है कि कौन ऊपर होगा, कौन उसके नीचे होगा, तो ऐसी हायरार्की आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी देखने को मिलती है। ऑल ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स आर टू बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल क्वालिफिकेशन, तो जो भी आपके मेंबर्स की सिलेक्शन होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आप कुछ बेसिस पे उसे उन्हें सिलेक्ट करते हैं, कुछ टेक्निकल क्वालिफिकेशन को भी आप देख सकते हैं। तो ए और बी तो आपका पक्का पक्का आना ही चाहिए, और उसके बाद सी भी कुछ हद तक लग रहा है आना चाहिए।
रूल्स एंड रेगुलेशंस, हाँ ये तो पक्का आना चाहिए। रूल्स और रेगुलेशंस को तो यूनिफॉर्मली अप्लाई किया जाता है और पर्सनैलिटीज और पर्सनल प्रेफरेंसेस और एम्प्लॉइज को यहाँ पे नहीं देखा जाता। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कुछ इम्पर्सनल तरीके से बिहेव करती है, रूल्स और रेगुलेशंस को यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाती है। तो ए बी और डी तो पक्का पक्का आने चाहिए, और ए बी और डी आपके किस किस में आ रहे हैं, आपके 1 में आ रहे हैं और आपके 3 के अंदर यहाँ पे आ रहे हैं। तो ए बी डी जो है वो तो आने चाहिए। अब सी और ई में से कौन सा चूज किया जाए ये आपको यहाँ पे पहचानना है। तो फिलहाल ई वाला पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। ई वाला पॉइंट आपको यहाँ पे दिया गया है, द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन एम्प्लॉय और ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज शुड नॉट टेक प्रेसिडेंस ओवर द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। ये आपको ऐसा कह रहा है। सी वाला कह रहे हैं कि आपको जो मेंबर्स को सेलेक्ट करना चाहिए वो टेक्निकल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे करना चाहिए। तो अगर आप इन दोनों ऑप्शंस में फंस रहे हैं, तो यहाँ पे मैं भी इन दोनों ऑप्शंस में जरूर फंसा था, और मैंने अब इसे डिटेल में स्टडी किया तो मैंने पढ़ा कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर मैक्स वेबर ने एक और चीज बताई है। यहाँ पे उन्होंने बताया कैरियर ओरिएंटेशन, कैरियर ओरिएंटेशन की उन्होंने बात करी है। तो उन्होंने कहा कि हमारे जो मैनेजर्स होते हैं उनकी अपनी कैरियर ओरिएंटेशन होती है, दे आर सैलरीड पर्सनल, और वो अपने कैरियर्स को एज प्रोफेशनल परस्यू करते हैं, नॉट एज द ओनर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो उनके जो पर्सनल गोल्स है वो उनको जरूर यहाँ पे कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस देते हैं। तो इसीलिए आप ई वाले को यहाँ पे सही नहीं मानेंगे, और सी वाला जो है वो आपका यहाँ पे सही बनेगा, और इसीलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बनेगा। चलिए तो अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीड फॉरवर्ड कंट्रोल मेजर्स फॉर रिड्यूसिंग वर्कप्लेस वायलेंस। तो हमारे कंट्रोल मेजर्स 3 तरीके के हो सकते हैं। एक आपके हो सकता है फीडबैक कंट्रोल मेजर, यानी कि आपका सिचुएशन हो जाने के बाद आप उसे किस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं, दैट इज आफ्टर द सिचुएशन, पोस्ट सिचुएशन। एक आपका हो सकता है कॉन्करेंट कंट्रोल, यानी कि आप सिचुएशन के साथ साथ ही अपना कंट्रोल लगाए हुए हैं। और एक है फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, यानी कि आप वेट नहीं करते कि कोई वायलेंस हो, कुछ गलत हो, आप पहले ही कंट्रोल लगाकर चल रहे हैं कि ऐसा कोई सिचुएशन फ्यूचर में अराइज ही ना हो। तो हमें ऐसे ही यहाँ पे आपको जो मेजर्स है उनको पकड़ना है, आपको यहाँ पे प्रोएक्टिव प्रिवेंटिव मेजर्स को यहाँ पे पकड़ना है कि आपका वायलेंस का कोई सीन अराइज ही ना हो। इन्वेस्टिगेट इंसिडेंसेस एंड टेक एप्रोप्रिएट एक्शन, तो ये तो फीडबैक हो गया कि आप बाद में एक्शन ले रहे हैं। ट्रेन एम्प्लॉइज अबाउट हाउ टू अवॉइड डेंजर इफ सिचुएशन अराइजेस, तो ऐसा सिचुएशन अराइज होता है तो कैसे हमें डील करना है, तो आप पहले ही प्रिपेयर होकर चल रहे हैं। यस, दिस इज फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। रिव्यू कंपनी पॉलिसीज एंड चेंज दीज पॉलिसीज इफ नेसेसरी, तो अगेन आप कंपनी पॉलिसीज को बनाने के बाद रिव्यू कर रहे हैं और उनको देख रहे हैं कि कोई चेंज तो नहीं चाहिए, तो ये भी आप बाद में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आपका फीडबैक कंट्रोल का पार्ट यहाँ पे बनेगा। और इसके अलावा क्लियरली कम्युनिकेट पॉलिसीज टू एम्प्लॉइज, तो कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, आप पहले ही अपनी पॉलिसीज को कम्युनिकेट कर दे। सो दिस इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ फीड फॉरवर्ड और प्रिवेंटिव कंट्रोल मेजर। ऑब्जर्व हाउ एम्प्लॉइज ट्रीट एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर, आप ऑब्जर्व कीजिए कि कैसे एम्प्लॉइज एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, इस चीज को आप ऑब्जर्व करिए। तो आप साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व कर रहे हैं और कोई कंफ्लिक्ट होगा तो आप साथ ही उसे रोक लेंगे, तो दैट इज गोइंग टू बी अ कॉन्करेंट कंट्रोल मेजर। ओके, तो आपके पास यहाँ पे कौन कौन से इंक्लूड हो जाएंगे इसके अंदर, आई थिंक हमने बी और डी जो है उनको यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो करेक्ट आंसर मेरे पास जो बनने वाला है वो बनने वाला है ऑप्शन नंबर 3 का। बी और डी मेरे पास फीड फॉरवर्ड कंट्रोल बनेंगे। ए और सी जो मेरे पास है वो फीड बैक कंट्रोल के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर हम कुछ बाद में एक्शन ले रहे हैं, बाद में रिव्यू कर रहे हैं, और ई में साथ साथ ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ई इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ कॉन्करेंट कंट्रोल। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 का आपका यहाँ पे बन जाएगा। चलिए तो हमारे पास अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ एथिकल प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो एथिकल प्रॉब्लम्स हैं उनके क्या क्या सोर्सेज यहाँ पे हो सकते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है, और आपको केवल 3 चूज करना है, आपको 2 एलिमिनेट करने ही पड़ेंगे। Failure of personal character, organization goals versus social values, psychological egoism and rationalism, virtue and common good conflict, conflict of personal values and organizational goals। तो आपकी पर्सनल वैल्यूज और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के बीच में कंफ्लिक्ट होगा, तो दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो ई तो पक्का पक्का आना चाहिए, और ये आपका ऑलरेडी 3 के अंदर आ ही रहा है, तो 1 वाले को छोड़ सकते हैं। तो आपके बाकी जो 3 है उसके अंदर ई आ रहा है। अब आपको चूज करना है कि आप किस किस को आगे इंक्लूड करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमारे पास पॉइंट नंबर बी में ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और सोशल वैल्यूज की बात हो रही है। तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स और सोसाइटी के कुछ वैल्यूज के अगर कुछ प्रॉब्लम है तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, कोई कंफ्लिक्ट है तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, ठीक है। तो बी को यहाँ पे मैं इंक्लूड कर सकता हूँ, तो बी भी मेरे हिसाब से यहाँ पे आना ही चाहिए। तो बी के साथ मुझे लग रहा है यहाँ पे ई और बी दोनों आने चाहिए, तो 3 और 4 में अभी डाउट हो रहा है। अब ए और डी में से चूज करते हैं। ए है आपका फेलियर ऑफ द पर्सनल कैरेक्टर, कि आपका पर्सनल लेवल पे कैरेक्टर का फेलियर हो गया।
तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप अपना जो है करेक्टर वगैरह को भूल जाएंगे और यहाँ पे आप जो है यहाँ पे गलत वलत काम कुछ ऑर्गेनाइजेशन में कर सकते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। और डी वाला है वर्च्यू एंड कॉमन गुड कन्फ्लिक्ट। तो कॉमन गुड कन्फ्लिक्ट का मतलब हो गया सबका भला, सबके भली वाली बात। तो सबके भले वाली बात ऑर्गेनाइजेशन वाली कॉन्टेक्स्ट में ना इतना ज्यादा सूटेबल नहीं लग रही है। फेलियर ऑफ दी पर्सनल कैरेक्टर ज्यादा सूटेबल लग रही है। तो ए बी और ई ऐसा आपका आंसर यहाँ पे बनेगा और यही आंसर आपको दिया हुआ है। फिलहाल जैसे हमने इसे सॉल्व किया वैसे आप सॉल्व कर सकते थे, बट इसके अलावा प्रॉपर आपको ऐसा किसी ऑथर्स ने कह रखा है कि ये आपके सोर्सेज ऑफ एथिकल प्रॉब्लम है। और आई थिंक जो एग्जाम में सवाल बनाया गया वो उनके कहने पे ही बनाया गया। तो सवाल के अंदर लिखा था अकॉर्डिंग सॉरी आपके जो एक टेक्स्ट बुक है उसके अंदर लिखा था अकॉर्डिंग टू केथ डेविस एंड विलियम सी फ्रेडरिक एथिकल चैलेंजेस इन बिजनेस कैन टेक सेवरल फॉर्म्स। तो उन्होंने एथिकल चैलेंजेस जो यहाँ पे बताए उसके अंदर फेलियर ऑफ पर्सनल कैरेक्टर बताया, कन्फ्लिक्ट ऑफ पर्सनल वैल्यूज एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स बताया, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स वर्सेस सोशल वैल्यूज बताया और हैजार्डस बट पॉपुलर प्रोडक्ट यहाँ पे उन्होंने बताया। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 का यहाँ पे बन जाता है। आप कैसे पहुंच रहे हैं आंसर के ऊपर ये मैटर नहीं करता, अगर आपका आंसर करेक्ट है तो जैसे मर्जी पहुंचिए बट आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको इतनी सारी चीजें याद रखना बहुत ही मुश्किल है कि कौन सी बुक में किस ऑथर ने क्या कहा, इसका रट्टा लगाना बहुत ही मुश्किल है। और मुझे लगता है आपको एग्जाम में जाकर इसी तरीके से दिमाग दिमाग को चलाना होगा कि कौन से ऑप्शन को एलिमिनेट करना चाहिए, किसे इंक्लूड करना चाहिए और इस हिसाब से अपना एक एडुकेटेड गेस यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तभी आप करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। चलिए तो प्यारे दोस्तों सवाल है अगला हमारे पास, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर विल इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारा जो इंडिविजुअल है किस तरीके से बिहेव करेगा उसके पीछे क्या क्या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकता है, किन किन चीजों को आप साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में ले सकते हैं। तो साइकोलॉजिकल आप समझ रहे हैं कि कुछ कुछ हमारे माइंड से जुड़े हुए, तो ऐसे कुछ फैक्टर्स की बात हो रही है। तो परसेप्शन क्या हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर होगा, हाँ किस तरीके से हम परसीव कर रहे हैं दैट इज साइकोलॉजिकल। इमोशनल इंटेलिजेंस, वैल्यूज, इकोनॉमिक स्टेटस और एटीट्यूड, ये आपको ऑप्शन और दे रखे हैं। अभी यहाँ पे ना मैं पक्का पक्का से एलिमिनेट कर सकता हूँ मेरे इकोनॉमिक स्टेटस को, कि इकोनॉमिक स्टेटस तो साइकोलॉजिकल फैक्टर में नहीं आएगा। तो डी वाले को काट दिया तो 3 वाला पॉइंट तो यहाँ पे कट जाता है। परसेप्शन मुझे लग रहा है पक्का पक्का आना चाहिए। और इसके अलावा एटीट्यूड जो यहाँ पे दिया हुआ है वो भी मुझे लग रहा है पक्का पक्का से यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि एटीट्यूड जो है आपका किसी के प्रति बनता है वो आपके माइंड में बन जाता है कि आपका इस चीज के प्रति क्या एटीट्यूड यहाँ पे होने वाला है। और अगर ए और ई मुझे पक्का पक्का लग रहा है और डी लग रहा है नहीं आएगा, तो मैं मैच करूंगा, मार्क करूंगा ऑप्शन नंबर 2 को, ए सी एंड ई। तो आपके जो वैल्यूज हैं, आपकी परसेप्शन है, आपका एटीट्यूड है, उसे आप साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में ले लेंगे और इकोनॉमिक स्टेटस और इमोशनल इंटेलिजेंस को आप यहां से एक्सक्लूड कर देंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे बन जाएगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रेड्स ऑफ सक्सेसफुल लीडर्स। तो सक्सेसफुल लीडर्स के क्या ट्रेड्स, क्या खूबियां यहाँ पे होने वाली है। क्रिएटिव, असर्टिव, परसुएसिव, डिसिसिव और सेल्फ कॉन्फिडेंट। तो आपको यहाँ पे लगेगा ये सारी चीजें जो है वो सक्सेसफुल लीडर्स में होनी चाहिए और बिल्कुल मुझे भी यहाँ पे ऐसा ही लग रहा है। बट यहाँ पे ऑप्शंस देख के लग रहा है कि नहीं, सारे तो चूज नहीं हो सकते, आपको कुछ ना कुछ एलिमिनेट करने ही पड़ेंगे। बट एलिमिनेशन कैसे हो ये करना बहुत ही मुश्किल यहाँ पे हो जाता है। तो मैंने इस क्वेश्चन को काफी ज्यादा सर्च किया कि कौन से ट्रेड को कंसीडर करे किसको ना करे। तो इवेंचुअली जाकर मुझे यहाँ पे क्लासिफिकेशन मिला जिसमें हमारे जो लीडर्स हैं उनके ट्रेट और उनके स्किल्स दोनों को बाइफरकेट किया हुआ था। तो उसमें बता रखा था कि कौन से ट्रेट में आएंगे और कौन से स्किल के अंदर आएंगे। जैसे वहां पे बता रखा था कि आपके जो असर्टिवनेस, डिसिसिवनेस और सेल्फ कॉन्फिडेंस ये आपका ट्रेट में आएगा और क्रिएटिवनेस और परसुएसिवनेस ये आपका स्किल्स में आएगा। तो ऐसा यहाँ पे बता रखा था। तो क्रिएटिविटी और परसुएसिवनेस ये आपका स्किल है ना कि ट्रेट, और इसी के बेसिस पे इन्होंने जो आंसर दिया था वो ऑप्शन नंबर 4 का यहाँ पे दिया था। और प्यारे दोस्तों यहाँ पे मैंने आपके लिए पूरा जो लिस्ट है जो ट्रेड्स और स्किल्स का जो कि मुझे उस बुक के अंदर मिला वो इंक्लूड कर दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रेड्स और स्किल्स की डिस्टिंक्शन दी गई है अकॉर्डिंग टू यूक्ल, या ये कोई ऑथर है जिन्होंने ऐसी कोई डिस्टिंक्शन यहाँ पे बता रखी है। और इस डिस्टिंक्शन को उठा के सीधा सीधा सवाल यहाँ पे पूछ लिया गया। मेरे हिसाब से सवाल में थोड़ी सी और ज्यादा एम्बिग्यूटी और ज्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए थी। आपको लिखना चाहिए था कि कौन से ट्रेट है और कौन से स्किल नहीं है, ऐसा कुछ और क्लैरिफाई करने की कोशिश करते तो हम शायद बेहतर तरीके से डिस्टिंग्विश कर लेते। मैच द फॉलोइंग कुछ बना देते तो शायद हम बेहतर मैचिंग कर पाते। बट अभी इस सवाल में एम्बिग्यूटी है और जिसको ये लिस्ट याद है वही शायद इसका आंसर सही से कर सकता है। तो इस सवाल को आंसर करना मेरे अकॉर्डिंग काफी मुश्किल रहा होगा। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 हमें यहाँ पे दे रखी है और प्यारे दोस्तों यहाँ पे आपको डिसीजन मेकिंग के स्टाइल्स दिए गए हैं।
और आपको यहाँ पे जो स्टाइल्स दिए गए इनको 2 डायमेंशन पे आपसे पूछा जा रहा है। एक डायमेंशन आपकी जुड़ी है सोचने के तरीके से और दूसरी डायमेंशन आपकी जुड़ी है टॉलरेंस फॉर एम्बिग्यूटी से। तो आपका सोचने का तरीका कैसा है? क्या आप लॉजिकल रैशनल तरीके से सोचते हैं या फिर आप क्रिएटिव तरीके से इंट्यूटिव तरीके से सोचते हैं? और आपकी टॉलरेंस फॉर एम्बिग्यूटी हाई है या फिर लो है? इन डायमेंशंस को जोड़कर हमारे पास 4 लीडरशिप के स्टाइल्स बन जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं डायरेक्टिव स्टाइल वाले लोगों की, तो डायरेक्टिव स्टाइल वाले जो लोग होंगे वो अपने डायरेक्शंस जो है वो देना पसंद करेंगे, वो सीधा सीधा चलना पसंद करेंगे, उनको एम्बिगुटी यहाँ पे चाहिए होगी या नहीं चाहिए होगी, उनको नहीं चाहिए होगी, और वो रैशनल तरीके से लॉजिकल तरीके से सीधा सीधा चलना यहाँ पे पसंद करेंगे। वो क्रिएटिविटी और इंट्यूशन इन सब चीजों को इतना प्रेफर नहीं करेंगे, तो आपका A3 से मैच हो जाएगा। इसके बाद आपके पास आता है यहाँ पे एनालिटिकल स्टाइल। देखिए एनालिटिकल स्टाइल के अंदर भी जो लोग हैं वो एनालिसिस वाले होने वाले हैं, तो प्रॉपर एनालिसिस करके ये लोग यहाँ पे चलने वाले हैं। और अगर प्रॉपर ये एनालिसिस वगैरह करने वाले हैं तो एनालिसिस करके इनकी कोशिश रहेगी कि रैशनल तरीके से डिसीजन लिया जाए, ना कि यहाँ पे ना कि यहाँ पे कोई हम इंट्यूटिवनेस या फिर अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से कुछ डिसीजन ले ले। तो आप बी को भी यहाँ पे 4 से मैच कर सकते हैं। वैसे भी A3 B4 ये आपके 1 और 2 में आ रहा है, बाकी तो यहाँ पे कैंसिल आउट ही हो जाते हैं। अगर आपको A3 पकड़ लिया आपने तो फिर B आपका 4 ही बनेगा। इसके बाद आपको C और D की मैचिंग यहाँ पे करनी है। तो जो कंसेप्चुअल स्टाइल वाले लोग हैं और जो बिहेवियरल स्टाइल वाले लोग हैं अब उनकी बात हो रही है। तो कंसेप्चुअल स्टाइल वाले जो लोग होते हैं वो यहाँ पे जो भी आपका सिचुएशन अराइज हुई है वहां पे उस सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज वगैरह भी करने वाले हैं और आपके जो भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उनको देखेंगे और उनका एक क्रिएटिव सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर लेते हैं। जो बिहेवियरल स्टाइल वाले लोग होते हैं वो लोगों के साथ मिलकर डिसीजन लेना ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो ऐसे बिहेवियरल स्टाइल वाले लोग होते हैं। तो जो मिलकर डिसीजन लेना पसंद करते हैं तो उनको यहाँ पे पसंद है कि एम्बिगुटी कम से कम रहे, सब लोगों के साथ मिलकर डिसीजन ले लिया जाए और सब लोगों की क्रिएटिविटी को अकाउंट फॉर कर लिया जाए। तो डी आपका 2 से मैच हो जाएगा और सी जो बचा है आपका ऑप्शन नंबर 1 से मैच हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी मैचिंग होगी जी इस क्वेश्चन की, और करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है उसका यहाँ पे बन जाएगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे हमारे पास सवाल है और यहाँ पे 2 लिस्ट हमें दे रखी है। कैटल के पर्सनालिटी फैक्टर्स हमें यहाँ पे दे रखे हैं। तो अगर आप इन पर्सनालिटी फैक्टर्स को देखेंगे तो सोशल बोल्डनेस, एब्स्ट्रैक्टेडनेस, प्राइवेट और परफेक्शनिज्म ये आपको फैक्टर्स दे रखे हैं। और इसी के ऑपोजिट आपको बायपोलर डायमेंशन दे रखी है। तो आपको इन फैक्टर्स को इन बायपोलर डायमेंशन से मैच यहाँ पे करना है। तो बायपोलर डायमेंशन का मतलब है कि आपको 2 ऑपोजिट चीजें यहाँ पे बता रखी होंगी। जैसे आपको यहाँ पे पहले ही बता रखे इमेजिनेटिव और प्रैक्टिकल। तो कुछ लोग होते हैं जो कि सोच विचार में ज्यादा डूबे रहते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। तो ये 2 ऑपोजिट डायमेंशंस हमारे पास हो गई। तो कौन सी डायमेंशन को किस फैक्टर से आप जोड़ने वाले हो ये चीज आपको यहाँ पे मैच करनी है। तो सबसे पहले है जी सोशल बोल्डनेस की, कौन से लोग बोल्ड होंगे। मतलब बोल्डनेस एक फैक्टर है तो उसमें जो कम बोल्ड होंगे और ज्यादा बोल्ड होंगे वो डायमेंशन आपको पहचाननी है। तो बोल्डनेस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपका जो वेंचरसम और टिमिड है। वेंचरसम आपके ऐसे लोग हो गए जो कि बहुत ही आपके दबंग तरीके के लोग हो गए, जो कि नई नई चीजों में एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, बहुत ही बोल्ड तरीके के लोग हैं। और टिमिड आपके हो गए जो लोग शाई है, नर्वस फील करते हैं। तो आप सोशल बोल्डनेस को इससे यहाँ पे 4 वाले पॉइंट से मैच कर सकते हैं। इसके बाद आपका एब्स्ट्रैक्टेडनेस हो गया। तो कुछ लोग बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट रहते हैं, मतलब वो ज्यादा इमेजिनेशन वगैरह में रहते हैं, और कुछ लोग एब्स्ट्रैक्टेडनेस को बहुत कम रखते हैं और ज्यादा प्रैक्टिकल रहते हैं लाइफ के अंदर। तो इसे आप नंबर 1 वाले पॉइंट से मैच कर सकते हैं। इसके बाद है प्राइवेट। तो कुछ लोग ज्यादा अपने अपने में रहते हैं, चीजें किसी को शेयर नहीं करते, और कुछ लोग सीधा सीधा सब चीजें किसी किसी को सीधा सीधा उसके मुंह पे ही बता देते हैं। तो कुछ छुपाते नहीं है, सारी बातें सीधी सीधी सामने बोल देते हैं। तो कुछ लोग यहाँ पे स्ट्रूड होते हैं और कुछ लोग बिल्कुल सीधे फोर्थराइट होते हैं, जो कि सारी बातें एकदम से बता देते हैं, कुछ छुपा के नहीं रखते, प्राइवेट नहीं रहते हैं। इसके बाद है परफेक्शनिज्म। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि चीजों को कैजुअल तरीके से हैंडल करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो कि हर काम को परफेक्टली करना चाहते हैं, वो कंट्रोल्ड लोग यहाँ पे हो जाएंगे, जो कि अपने कंट्रोल में चीजों को रखना चाहते हैं। दे वांट टू बी परफेक्ट। ठीक है, तो आपकी जो हमने पर्सनालिटी फैक्टर्स है उनको डायमेंशन से मैच कर लिया इस तरीके से। और मेरे ख्याल से अगर आपने ये पर्सनालिटी फैक्टर्स और डायमेंशंस को घर से रट्टा नहीं भी लगाया हुआ है तो भी एग्जाम में जाकर आप थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करेंगे तो भी शायद आप अपना आंसर मैच कर लेंगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे प्यारे दोस्तों जो बनने वाला है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। एंड माय डियर फ्रेंड्स, ये सारे फैक्टर्स और आपकी जो बायपोलर डायमेंशंस है वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड भी कर दी है। तो अगर आप इनको रीड करना चाहते हैं नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए तो यहाँ से भी रीड कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ डेवलपिंग एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन द सीक्वेंस।
तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपको डेवलप करना है, तो उसमें क्या क्या स्टेप्स आप फॉलो करने वाले हैं, आपको यहाँ पे इसको जो स्टेप्स आपको दिए हुए हैं उन्हें करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहाँ पे आपको कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, फटाफट से आप उन्हें रीड कीजिए और सोचकर बताइए कि पहले कौन सा आने वाला है। देखो, अगर आपको अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यहाँ पे डिजाइन करना है, तो सबसे पहले क्या आप एक्टिविटीज देखेंगे कि एक्टिविटीज को पर्सनल को असाइन कर देंगे, कि आप ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को क्लियरली डिफाइन करेंगे कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो हाँ, पॉइंट नंबर सी सबसे पहले आना चाहिए, सी और ई भी पहले नहीं आएंगे। पॉइंट नंबर सी आपका सबसे पहले आना चाहिए कि पहले आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स है उनको क्लियरली डिफाइन कर लीजिए और उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे पहचान लीजिए, ताकि अकॉर्डिंगली आप अपना जो स्ट्रक्चर है वो डिजाइन कर सके। तो सी आपका सबसे पहले आना चाहिए। ठीक है जी। इसके बाद क्या ये स्पैन ऑफ सुपरविजन, क्या कैपेबिलिटीज और अडेप्टेशन वाला पॉइंट आएगा? नहीं आएगा। इसके बाद आपका जो पॉइंट आने वाला है वो कौन सा आने वाला है? देखो, अभी सी वाला पॉइंट में हमने बात करी कि बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को पकड़िए, और ए वाला पॉइंट अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये आपको कह रहे हैं कि आप अपनी एक्टिविटीज जो आप करने वाले हैं उनको पहचानिए, उनको ग्रुप कीजिए कंसिस्टेंट विद द डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। तो फर्स्ट वाले पॉइंट में जो आपने ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन किया ना, उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर उन ऑब्जेक्टिव्स को देखते हुए आप अपनी एंटरप्राइज की एक्टिविटीज को पहचानिए। तो सी के बाद यहाँ पे ए आ जाता है। ठीक है जी। इसके बाद आप क्या करेंगे? आपने अपनी एक्टिविटीज तो पहचान ली, अब एक्टिविटी से जुड़ा होगा अगला वाला पॉइंट, और आप अगर पॉइंट नंबर बी को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसने एक्टिविटीज की बात की हुई है कि जो आपने एक्टिविटीज को ग्रुप किया है आप उसे पर्सनल को असाइन कीजिए। जो मिलते जुलते काम है वो आप एक पोजीशन को असाइन कर सकते हैं, तो आप पोजीशंस को काम यहाँ पे असाइन करना स्टार्ट कर देंगे। तो सी ए बी की सीक्वेंस हमारी यहाँ पे बन जाएगी। और इसके बाद आप अपना स्पैन ऑफ सुपरविजन, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटेशन, पैटर्न ऑफ द अथॉरिटी स्ट्रक्चर, ये सब देख सकते हैं। और लास्ट में आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी क्या कैपेसिटीज है। बेसिकली असेसमेंट का काम आप करेंगे कि जो भी अभी तक आपने काम किया उसको असेस करेंगे कि आपने सही से किया या नहीं किया। अगर आपको कोई अडेप्टेशन की रिक्वायरमेंट है, जैसे आपकी रियलिटी के अंदर कोई चेंज हो रहा है, आपकी सर्कमस्टांसेस में कोई चेंज हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन को कुछ अडेप्ट करवाना चाहते हैं, कोई अडेप्टेशन की रिक्वायरमेंट है, तो वो आप यहाँ पे कर देंगे। तो ई वाला आपका सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो करेक्ट सीक्वेंस बन गई आपकी सी ए बी डी ई की, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 की। तो बहुत आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते थे। आप देख सकते हैं कि पहली 3 स्टेटमेंट एक दूसरे से काफी ज्यादा इंटरलिंक थी, एक स्टेटमेंट की वर्डिंग दूसरी स्टेटमेंट में सीधी सीधी यहाँ पे इस्तेमाल की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे आसानी से आंसर मार्क हो सकता था। चलिए, तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। तो आपका जो वर्कर्स है वो आपके डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो सबसे कम पार्टिसिपेशन कहाँ होगी, सबसे ज्यादा कहाँ होगी, आपको यहाँ पे उसे अरेंज करना है। तो सबसे कम से शुरू करना है और फिर सबसे ज्यादा पे आपको बढ़ना है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे दे रखी है। और देखो, अगर आप इन्हें पॉइंट्स को पढ़ेंगे, जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल, वर्कर रिप्रेजेंटेटिव इन द बोर्ड, वर्क कमिटीज, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, वर्कर्स शेयर इन द इक्विटी, तो ये आपको पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं। तो प्यारे दोस्तों, सबसे नीचे लेवल हमारे पास जो बनेगा, डेट इज गोइंग टू बी वर्क्स कमिटीज। ये कमिटीज आपकी बनाई जाती है जिसमें वर्कर्स और आपके जो एम्प्लॉयर्स है वो कॉमन इंटरेस्ट के मैटर्स को डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद आती है जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल, जिसके अंदर एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स के यूजुअली इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। और यहाँ पे ये जो काउंसिल्स होती है, ये जो भी अपना निर्णय लेती हैं वो जो एम्प्लॉयर्स हैं नॉर्मली उसे फॉलो कर लेते हैं। इसके बाद है जी वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव इन द बोर्ड, कि आपके जो वर्कर है उन्होंने अपना कोई नुमाइंदा, कोई नॉमिनी, कोई रिप्रेजेंटेटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर डाल दिया है। और इसके बाद आएगा वर्कर्स शेयर इन इक्विटी, यानी कि वर्कर्स जो है खुद इक्विटी यहाँ पे आपकी कंपनी के लिए हुए बैठे हैं। तो वर्कर्स आपकी कंपनी के मालिक बन रहे हैं। और इसके बाद तो आ गया जी वर्कर्स कंप्लीट ओनरशिप, की पूरी ओनरशिप ही आपके वर्कर्स के पास आ चुकी है। पूरी मैनेजमेंट, पूरे बोर्ड, सबको वर्कर्स ही यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं। तो अगर आप इस सीक्वेंस को यहाँ पे इस सवाल के अंदर लगाएंगे तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4 का। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट दी गई है, व्हेन आई से दैट आई लाइक माय ऑर्गेनाइजेशन, आई एम एक्सप्रेसिंग एन एटीट्यूड टुवर्ड्स माय ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो, आपका जो एटीट्यूड होता है वो हमेशा किसी भी चीज के टूवर्ड्स होता है। तो एटीट्यूड इज अ प्री डिस्पोजिशन टू रिस्पॉन्ड इन अ फेवरेबल और अनफेवरेबल वे टूवर्ड्स सम ऑब्जेक्ट और पर्सन इन वंस एनवायरमेंट। तो आपका एटीट्यूड हमेशा किसी के प्रति होगा, किसी पर्सन के प्रति, किसी थिंग के प्रति आपका एटीट्यूड यहाँ पे होने वाला है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा स्टेटमेंट आपको कह रहे हैं कि वी कैन कंट्रोल अवर बिहेवियर इन अ वे दैट डज नॉट रिफ्लेक्ट अवर बिलीव्स एंड वैल्यूज। तो आपका बिलीफ और वैल्यू सिस्टम किसी और तरीके का हो सकता है,
मे बी ऐसा हो सकता है कि आपको वेस्टर्न कल्चर में जैसे शादियां होती हैं, जिस तरीके से लोग लोग रहते हैं, आपको वो पसंद ना हो। बट अगर आपके मान लीजिए कोई फ्रेंड सर्कल में या फिर कोई रिलेटिव्स के अंदर कोई ऐसी मैरिज हो रही है जिसपे आपको जाना पड़ रहा है, तो आपको वहां पे जाना पड़ेगा और अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। तो यस, यू कैन डेफिनेटली कंट्रोल योर बिहेवियर। और ऐसे ही जब आप एक क्लासरूम के अंदर होते हैं, एक डाइवर्स ग्रुप के अंदर होते हैं, आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर अगर आप होते हैं, तो वहां पे भी अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं। तो हो सकता है आपको किसी का बैकग्राउंड, किसी कोई पर्सन जो है उसका जो वैल्यू सिस्टम है आपको वो पसंद ना हो, बट आप अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं कि वो चीज आप रिफ्लेक्ट ना करें। तो यस, यू कैन डेफिनेटली कंट्रोल योर बिहेवियर। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा डिस्कशन, जहां पे हमने आपके साथ डिस्कस किए यूजीसी नेट मैनेजमेंट मार्च 2023 में पूछे हुए कुछ सवाल। तो उम्मीद करते हैं आज के सवालों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।